हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग एक कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने वाले हैं। ओके, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, और उसमें हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स और बेसिक हमने कुछ फार्मूलाज फाइंड आउट किए थे। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उस चैनल का लिंक आपको दे रखा है। प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले मेरे उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं, हम लोग कुछ रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास का एक टॉपिक। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फाइंड आउट किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अगर इसका एक दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन d है बच्चों, और प्लेट का एरिया आपने कितना अज्यूम कर लिया, a, तो इसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है C = ε0a/d। ये एक फॉर्मूला था जो डिपेंड करता था किस पे डिपेंड करता था बच्चों, ये डिपेंड करता है प्लेट्स के एरिया पे, दोनों प्लेट्स के सेपरेशन पे, और किस पे डिपेंड करता है बच्चों, मीडियम पे। ओके, इसके बाद हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे इस प्लेट को हमने पॉजिटिव अज्यूम किया था, इस प्लेट को आपने नेगेटिव अज्यूम किया था। ओके, अब मैंने ये बताया था कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है बच्चों, ये इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, और जो फोर्स होता है वो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसका मतलब ये जो माइनस प्लेट है ये अट्रैक्ट होगी टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और पॉजिटिव प्लेट भी अट्रैक्ट होगी टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, इसका फॉर्मूला आया था बच्चों σ²a/2ε0, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो Q²a/2ε0। ठीक है, अगर हम लोग प्रेशर की बात करें यहाँ पे, प्रेशर इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ से प्रेशर का फॉर्मूला बच्चों हमें मिला था 12ε0 e²। ओके, इस तरीके से हमने फोर्स का फॉर्मूले को यहाँ पे फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब बच्चों हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कि डिपेंडेंट होंगे किसके ऊपर, बेस्ड होंगे किस पे, फोर्स के फॉर्मूले पे। ओके बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि जिसमें हम लोग थोड़ी बहुत मैकेनिक्स पे अप्लाई करने वाले हैं। सपोज करो मेरे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी ये पॉजिटिव प्लेट मैंने अज्यूम की, और इसको मैंने इसकी नेगेटिव प्लेट अज्यूम की। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है बच्चों, इसको मैंने कनेक्ट किया एक स्प्रिंग से, कनेक्ट किया बच्चों, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, K। ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ये जो स्प्रिंग है इसका अलोंगेशन कितना है। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन स्प्रिंग का अलोंगेशन आपको फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि ये जो माइनस प्लेट है ये क्या करेगी, इस पॉजिटिव प्लेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, यानी कि माइनस प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, कितना फोर्स अप्लाई करेगी बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला ये रहा F = Q²/2a/0। ओके, जब ये प्लेट इसकी ओर अट्रैक्ट होगी तो उस केस में जो स्ट्रिंग है बच्चों ये क्या होगी, अलोंगेट होगी। स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, अलोंगेशन आएगा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग है ये कितना अलोंगेट हुई, x0। हम लोग कितना अज्यूम कर ले, x0, यानी कि जब ये स्प्रिंग इस तरफ अलोंगेट होगी x0, तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स काम करेगा बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स का काम होता है बच्चों, ये जो स्ट्रिंग है इसको वापस क्या करेगी, अपने इनिशियल पोजीशन में वापस लेके आएगी, यानी कि इसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा वो करेगा kx0। ओके, अब हम लोग बोलेंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितना फोर्स इस प्लेट पे राइट में लग रहा है बच्चों, उतना ही फोर्स प्लेट पे कहाँ लग रहा है बच्चों, लेफ्ट में लग रहा है। तो नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। तो हम लोग कह सकते हैं इन इक्विलिब्रियम kx0 इक्वल टू कितना पुट कर सकते हैं हम लोग, एफ के इक्वल kx0 इक्वल टू कितना पुट करेंगे यहाँ पे, एफ के इक्वल। अगर हम लोग वैल्यू पुट करें k × x0 इक्वल टू एफ की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे Q²/2a/0। अगर मुझे यहाँ पे x0 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो x0 इक्वल टू Q²/2ka/0। इस तरीके से हम लोग इस स्प्रिंग के अंदर अलोंगेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने अप्लाई किया कुछ पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और कुछ हमने यहाँ पे अप्लाई की थोड़ी बहुत मैकेनिक्स। ठीक है, चलिए बच्चों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम को इंसर्ट करने वाले हैं।
ओके। अब बच्चों मेरे पास में क्वेश्चन ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी ये पॉजिटिव प्लेट मैंने अज्यूम की और ये इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मैंने नेगेटिव प्लेट अज्यूम की। ओके, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों स्मॉल डी। यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना अज्यूम कर लिया m। इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट है किस पे अभी, ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा यानी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास आपको फाइंड आउट करना है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों यहाँ भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे मैकेनिक्स हम लोग अप्लाई करते हैं। चलिए बच्चों आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो माइनस प्लेट है बच्चों, ये माइनस प्लेट क्या करेगी, इस पॉजिटिव प्लेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, यानी कि ये जो प्लेट है इसमें पॉजिटिव प्लेट पे फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगेगा, टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अभी हमने देखा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों इसका वेट कहाँ लगेगा, इसका वेट लगेगा टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी कितना हो जाएगा mg। गॉट इट। अब हम लोग बात करें स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा जैसे हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं टेंशन फोर्स। और टेंशन की अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो वो हमेशा होती है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट की बात करें इसका टेंशन कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम लोग इस प्लेट की बात करें तो इसका भी टेंशन कहाँ लगेगा बच्चों, अवे फ्रॉम द प्लेट यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। और स्ट्रिंग मेरी सेम स्ट्रिंग है तो सेम स्ट्रिंग में, एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि अभी रेस्ट पे है तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से T इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों mg। एंड अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से T इक्वल टू कितना हो जाएगा F, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं दोनों इक्वेशन से कि mg इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों F के इक्वल, और यहाँ से g इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मुझे मिल गया F अपॉन m। g इक्वल टू, मुझे यहाँ पे m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे m इक्वल टू f अपॉन g इक्वल टू f की वैल्यू कितनी होती है, f की वैल्यू होती है बच्चों q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो गया बच्चों g, यानी कि यहाँ पे मास कितना हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन g। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मेरे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट्स का एरिया एज इट इज हम लोग कितना अज्यूम करेंगे बच्चों कैपिटल A, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हम लोग कितना अज्यूम करने वाले हैं स्मॉल d। ओके, ये जो प्लेट है इसको हमने अज्यूम किया पॉजिटिव प्लेट, और ये जो दूसरी प्लेट है बच्चों मैंने इसको अज्यूम किया नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल, अगर अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है या फिर हम लोग कह सकते हैं वैक्यूम है, अगर अभी हम लोग इसके कैपेसिटेंस की बात करें बच्चों तो इन एयर, अगर एयर की बात करें तो एयर में इसका जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों वो हमें पता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना हुआ D, और जहाँ पे A होता है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं प्लेट का एरिया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केस नंबर 1, अब हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक मीडियम को इंसर्ट कर दिया बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक मीडियम फिल कर दिया, और ये जो मीडियम है इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने कितना अज्यूम कर लिया K। मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या फिर आप kह सकते हो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों K। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मीडियम इंसर्ट करने से इसके कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ C डैश इक्वल टू, अच्छा मतलब एक बात ध्यान रखें, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर, अगर हम लोग दो चार्जेस के बीच में किसी मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो फोर्स हमेशा K टाइम्स यानी एप्सिलॉन R टाइम्स डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एप्सिलॉन R टाइम्स क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में यहाँ पे K से हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, डिवाइड करने वाले हैं। यानी कि अगर हम लोग फाइंड आउट करें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो V इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला होता है E इंटू डी, V इक्वल टू E इंटू डी। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने मीडियम इंसर्ट कर दिया तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, K से। क्यों, क्योंकि मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑलवेज अपोज करता है।
ओके, तो आपको बस सिंपल से इतना ध्यान रखना है कि कहीं भी जब आपको एप्सिलॉन नॉट दिखता है वहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, हमेशा के से मल्टीप्लाई कर देना है। और इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा की वैल्यू को हम लोग पुट करें, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बच्चों ये हमें मिल गया किसकी वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ओके, नाउ अगर हम लोग मान लें इसका कैपेसिटेंस कितना है बच्चों, इस केस में सी डैश है, तो सी डैश का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन वी। अगर हम लोग यहाँ पे वी की वैल्यू को पुट करें बच्चों, तो सी डैश इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, सी डैश इक्वल टू मुझे मिल गया के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसके इक्वल है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं सी डैश इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, के टाइम्स सी। सी डैश इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, के टाइम्स सी। यानी कि आपको ये देखना है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। बच्चों ध्यान रखें, ये जो के होता है इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, या तो 1 होती है या फिर 1 से ज़्यादा होती है। अगर हम लोग के की मिनिमम बात करें, मिनिमम जो के की वैल्यू होती है बच्चों वो होती है एयर में, और वो कितनी होती है 1। और अगर हम लोग के की मैक्सिमम की बात करें बच्चों, तो मैक्सिमम के किसके लिए होता है, मेटल्स के लिए होता है। और ये जो वैल्यू होती है हमेशा कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि के की वैल्यू कभी 1 से तो कम हो ही नहीं सकती। इसका मतलब सी की वैल्यू कभी 1 से कम हो ही नहीं सकती। अगर सी की वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1 है तो सी डैश की वैल्यू ऑलवेज कितनी मिलेगी बच्चों, आपको सी से ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जब आपने मीडियम को इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है। बच्चों ध्यान से सुने, जब भी हम लोग मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज होता है। और कितना टाइम्स इंक्रीज होता है बच्चों, के टाइम्स इंक्रीज होता है। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि जो मीडियम आपने इंसर्ट किया वो कैसा इंसर्ट किया बच्चों, मीडियम आपको पूरा इंसर्ट करना है। दोनों प्लेट्स के बीच में जितना भी वॉल्यूम आपको दिख रहा है उस पूरे वॉल्यूम में अगर हम लोग मीडियम को इंसर्ट करें तो कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम इंक्रीज होता है। चलिए बच्चों इसमें एक बेसिक कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। केस नंबर 1, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम लोग, हमारे पास में 2 प्लेट्स है बच्चों, ये 2 प्लेट हो गई मेरे पास में। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों प्लेट्स को, ये मेरी पॉजिटिव प्लेट हो गई, इसको भी नेगेटिव प्लेट मान लेता हूँ। अगर हम लोग इन दोनों प्लेट्स को एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दे बच्चों इस टाइप से, अब मैंने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। अब मुझे कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे मीडियम में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है के टाइम्स सी, के टाइम्स सी। बच्चों यहाँ पे ये जो मेटल वायर है ये इस वाली प्लेट के एज से कनेक्टेड है और इस वाली प्लेट के भी एज से कनेक्टेड है। ध्यान रखें, अगर इस तरीके से वायर दोनों एजेस से कनेक्टेड हैं तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो मीडियम है, यानी कि ये जो वायर है ये पूरी तरीके से इन दोनों प्लेट्स के बीच में, पूरी तरीके से इन दोनों प्लेट्स के बीच में है। इसका मतलब हम लोग इसको ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमने दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्लीट मीडियम को इंसर्ट कर दिया। हमने दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्लीट मीडियम को इंसर्ट कर दिया, यानी कि इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, के की वैल्यू मेटल के लिए कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, इंटू सी से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ये दिख रहा है कि ये वाली जो स्पेस है और ये वाली जो स्पेस है ये दोनों कैसी है बच्चों, यहाँ पे आपको एयर दिख रही है। तो आप ध्यान रखें, या तो आप दोनों प्लेट्स के बीच में पूरा मीडियम को इंसर्ट कर दीजिए तो के टाइम्स इंक्रीज होगा, या फिर अगर आपने दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया किसी मीडियम से, ठीक है, और वो मीडियम क्या हो गया बच्चों, मेटल हो गया, उस केस में भी कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, चलिए बच्चों इसका नेक्स्ट केस हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले केस में हमने क्या किया था, मीडियम को इंसर्ट तो किया था बच्चों, लेकिन मीडियम आपने कैसे लिया था, पूरा आपने फिल किया था। ठीक है, अब सेकंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मीडियम इज इंसर्टेड पार्शियली। मतलब अब आप मीडियम तो इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन आप कैसा मीडियम इंसर्ट कर रहे हो, पार्शियली। मतलब एक स्लैब को आपने क्या कर दिया, इस दोनों प्लेट्स के बीच में आपने इंसर्ट कर दिया। तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा ये आपको
फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं बच्चों कि दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो अपना कितना है, स्मॉल डी। मान लेते हैं ये आपने एक स्लैब इंसर्ट की और ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस हम लोग अज्यूम कर लेते हैं बच्चों, इसकी थिकनेस हम लोग अज्यूम कर लेते हैं टी, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने कितना अज्यूम कर लिया, के। ओके, अब मुझे नेट कैपेसिटेंस कितना ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने वाले हैं कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और Q मेरा होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट जो कि हम लोग कितना ले रहे हैं, Q, और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ जो अपने पास में मीडियम कितने हो गए, 2 मीडियम हो गए। देखिए बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये यहाँ पे क्या है, एयर है, यहाँ भी क्या है, एयर है, और ये बीच में हमें क्या मिल गया, मीडियम मिल गया। यानी कि जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर प्लस मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम। ओके, अच्छा बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसका पोटेंशियल डिफरेंस की, V इक्वल टू, तो V का फॉर्मूला मुझे पता है, V इक्वल टू E इंटू सेपरेशन, E इंटू सेपरेशन। तो बच्चों अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि एयर जो है इसकी थिकनेस कितनी है, तो कंप्लीट जो थिकनेस है बच्चों वो कितनी है, D में से अगर हम लोग इस T को माइनस कर दें, मीडियम की थिकनेस T है, तो कंप्लीट D में से अगर हम लोग मीडियम को अलग कर दें तो एयर की थिकनेस कितनी बच गई, D माइनस T, यानी कि यहाँ पे V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E एयर इंटू थिकनेस ऑफ एयर कितना हुआ, D माइनस T प्लस E मीडियम इंटू थिकनेस ऑफ मीडियम। बच्चों यहाँ मीडियम की थिकनेस कितने गिवन है आपको, स्मॉल टी, तो यानी कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल टी से। V इक्वल टू ई एयर में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E मीडियम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों जब भी मीडियम आता है हम लोग एप्सिलॉन नॉट को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं उस मीडियम की परमिटिविटी से, यानी कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, के से। ओके, और ये थिकनेस आपने एज इट इज पुट की टी, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इन ब्रैकेट आपको मिल गया बच्चों डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन लिया बच्चों, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया तो ये बच गया टी अपॉन के। ओके, और सिग्मा को मैंने यहाँ पे कितना पुट कर दिया, क्यू अपॉन ए, तो ये हो गया सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन ले लिया तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ओके, इस वैल्यू को हम लोग पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ से सी की वैल्यू मुझे मिल गई, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो बच्चों ये मुझे मिल गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ स्लैब ऑफ कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ओके, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लिया तो T माइनस टी अपॉन के। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस इन ब्रैकेट T माइनस टी अपॉन के। गॉट इट। नाउ अब अगर हम लोग इसमें स्पेशल केस सॉल्व करें, केस नंबर 1 हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मैंने ये जो स्लैब है जो आपने इंसर्ट की, अगर यहाँ पे हम लोग इसको मेटल अज्यूम करें, ये जो स्लैब है ये आपकी किसके अज्यूम कर लें, हम लोग यहाँ पे कंडक्टर की अज्यूम कर लें, मतलब मेटल की अज्यूम करें, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इनफाइनाइट। के की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, इनफाइनाइट। और जब इस के की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो टी अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हमेशा कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो यानी कि सी की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ओके, तो यानी कि बच्चों देखिए आप डिनोमीटर में देखिए डी में से टी को हम लोग माइनस कर रहे हैं, मतलब डिनोमीटर आपको कम मिल रहा है, तो कैपेसिटेंस इस केस में भी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, बट पहले जितना इंक्रीज नहीं होता। यानी कि हर केस में जब भी हम लोग मीडियम को इंसर्ट करते हैं कैपेसिटेंस तो इंक्रीज ही होगा, वो कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकता। हाँ, तो बच्चों अभी अपने फॉर्मूला देखा कि जब हम लोग मीडियम
दोनों प्लेट्स के बीच में एक पार्शियली मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मूला आता है हमारे पास में C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी अपॉन के। ओके, ये फॉर्मूला आपको हमेशा लर्न करना है। अब बच्चों देखिए, सपोज करो मैंने यहाँ पे दो स्लैब को इंसर्ट किया। पहली स्लैब हमने मान ली ये वाली, और स्लैब का जो कांस्टेंट है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, K1, और इसका थिकनेस आपने कितनी अज्यूम कर ली बच्चों, T1, और दूसरी स्लैब को हमने ये अज्यूम कर लिया, और इसकी जो कांस्टेंट है बच्चों वही आपने अज्यूम कर लिया K2, और इसका थिकनेस आपने कितना अज्यूम कर लिया, T2। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, D। अब क्वेश्चन ये है कि नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, तो बच्चों या तो हमारे पास में अभी हमने पूरा डेरिवेशन किया, या तो हम लोग इसको पूरे एक डेरिवेशन से कर लें, या दूसरा तरीका और है हमारे पास में। अगर हम लोग इसको जल्दीबाजी में करना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ C इक्वल टू, बच्चों ध्यान देना यहाँ पे इसको ट्रिक से हम लोग कैसे करेंगे, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, बच्चों पहली वाली प्लेट की थिकनेस कितनी है, T1, तो D माइनस पहली वाली प्लेट के लिए लिखा मैंने T1 माइनस T1 अपॉन K1, T1 माइनस T1 अपॉन K1, ये हमने बात की पहली वाली प्लेट की। माइनस अब हम लोग लिखेंगे दूसरी वाली प्लेट के लिए, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T2 अपॉन K1, यानी कि फॉर्मूला आ गया हमारे पास में फाइनल C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो इस टाइप से हम लोग कितनी भी स्लैब्स हमें गिवन है हम लोग कि नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर फर्स्ट में हमने कंप्लीट सिंगल मीडियम को इंसर्ट किया था, केस नंबर 2 में हमने एक स्लैब को इंसर्ट किया था, केस नंबर थर्ड में हम लोग मीडियम तो कंप्लीट इंसर्ट कर रहे हैं बच्चों, बट जो कांस्टेंट है, मतलब जो हम लोग अलग अलग थिकनेस के मीडियम को इंसर्ट कर रहे हैं, और हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, उस केस में नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होगा इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास में दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट और इसको हमने अज्यूम कर लिया नेगेटिव प्लेट। ठीक है, और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपने अभी भी कितना अज्यूम कर लिया, स्मॉल d। अब हमने यहाँ पे अज्यूम किया बच्चों, ये एक पहली प्लेट आपने अज्यूम की, इसका कांस्टेंट K1 और इसकी थिकनेस कितनी अज्यूम कर ली, T1। दूसरी जो प्लेट है बच्चों उसको आपने अज्यूम किया, इसका कांस्टेंट आपने लिया K2, थिकनेस कितनी अज्यूम करी, T2। तीसरी आपने प्लेट अज्यूम करी एज इट इज, कांस्टेंट आपने लिया K3 एंड थिकनेस आपने कितनी ली बच्चों, T3। सिमिलरली यहाँ पे nth जो प्लेट है बच्चों, n हमने n प्लेट्स को इंसर्ट किया है, तो nवीं प्लेट का कांस्टेंट आपने कितना अज्यूम कर लिया, Kn, और थिकनेस आपने कितनी अज्यूम कर ली बच्चों, Tn। ओके, अब इसका नेट कैपेसिटेंस कितना ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सिंपल सा तरीका है, देखो अभी हमने सीखा C इक्वल टू, अगर एक सिंगल स्लैब को हम लोग इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, माइनस टी अपॉन के, डी माइनस टी अपॉन के। ये एक सिंगल स्लैब के लिए आपने इंसर्ट किया। ठीक है, फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल स्लैब को इंसर्ट किया है, तो यानी कि पहली वाले के लिए फॉर्मूला लिखेंगे माइनस T1 अपॉन K1। सेकेंड के लिए लिखें फॉर्मूला तो माइनस T2 अपॉन K2। ठीक है, थर्ड वाले के लिए लिखें माइनस T3 अपॉन K2। सिमिलरली nth के लिए लिखें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे माइनस Tn अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे Kn। ओके, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, बच्चों यहाँ देखिए D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 डॉट माइनस Tn। तो अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये मिल गया मुझे T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट Tn। ओके, यहाँ से देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट Tn अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, Kn। ओके बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट Tn, यानी कि अगर हम लोग इन सबको ऐड कर दें, तो हमें किसके इक्वल मिलेगा यहाँ पे, D के इक्वल। तो यानी कि ये जो पूरी वैल्यू मुझे मिल गई, ये वैल्यू मुझे कितनी मिल गई यहाँ पे, D माइनस डी प्लस
T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट 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 कितना हो गया Tn अपॉन Kn। तो यहाँ पे D से D कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल मुझे फॉर्मूला मिल गया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई में हमेशा क्या आता है बच्चों A, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 डॉट 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 Tn अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों Kn। तो तीसरा फॉर्मूला आपको लर्न करना है कि अगर आपने दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम को कम्प्लीटली इंसर्ट कर दिया बट डिफरेंट थिकनेस का डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम आपने इंसर्ट किया। ओके, तो ये हमने बेसिक पढ़ा कि क्या फ़र्क पड़ता है जब हम लोग दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम को इंसर्ट करते हैं, तो ऑलवेज कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों इन बार देखा। अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर एक बहुत शानदार न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड होगा किस पे, ग्राफ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस ग्राफ, एक्स ग्राफ, और सेकेंड हमें ग्राफ करना है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेज एक्स ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के साथ में ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस और एक्स के बीच में ग्राफ। ओके, तो हमें एक पैरेलल फील्ड कैपेसिटर यहाँ पे गिवन है बच्चों, ये एक पैरेलल फील्ड कैपेसिटर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। इसका चार्ज कितना अज्यूम किया, प्लस क्यू, इसका चार्ज आपने कितना अज्यूम किया, माइनस क्यू। ओके, इसका जो एरिया है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, ए, और पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला चार्ज है ये नेगेटिव वाले, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हम लोग अभी अज्यूम कुछ भी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया 0, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू d तक हमारे पास में क्या है, एयर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एयर हो गई, ये हो गया d। ठीक है, d से लेके 2d तक, मतलब ये जो आपने मीडियम इंसर्ट किया इसकी थिकनेस कितनी हो गई, स्मॉल d। तो d से लेके 2d तक आपने मीडियम इंसर्ट किया जिसका कॉन्स्टेंट कितना हुआ बच्चों 2। ओके, अब हम लोग जब बात करें D से लेके 3D तक, तो D से लेके वापस बच्चों 3D तक हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे एयर हो गया, D से लेके 3D हमारे पास में वापस एयर हो गई। 3D से लेके 4D तक आपने क्या किया बच्चों, 3D से लेके 4D आपने मीडियम इंसर्ट किया जिसका कांस्टेंट कितना है K इक्वल टू 4, और 4D से 5D के बीच में बच्चों हमारे पास में वापस क्या मिल गया, यहाँ पे एयर मिल गई। ठीक है, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस x के बीच में। ओके, तो पहले हम लोग इस एक्सिस पे लेते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे आपने लिया डिस्टेंस x। ओके बच्चों, यहाँ मैंने अज्यूम किया x इक्वल टू 0, यहाँ अज्यूम किया x इक्वल टू x इक्वल टू d, यहाँ अज्यूम किया x इक्वल टू 2d, x इक्वल टू 3d, x इक्वल टू 4d, एंड फाइनली x इक्वल टू 5d। यानी कि ये हो गया x इक्वल टू d, ये 2d, ये 3D, ये 4D, और ये बच्चों कितना हो गया x इक्वल टू 5D। ठीक है, अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मीडियम में, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हुआ बच्चों K, यही होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं E मीडियम इक्वल टू बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किस में होता है, एयर में। किस में होता है, एयर में। तो आप कह सकते हो E एयर अपॉन कितना हो गया K, यानी कि मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो K टाइम्स डिक्रीज होता है। ठीक है, और एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों आपने कितना अज्यूम कर लिया, E नॉट अपॉन ये कितना हो गया K। ठीक है यहाँ तक। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों 0 से लेके D तक, तो 0 से लेके D तक हमारे पास में क्या है, एयर है। ठीक है, 2D से 3D के बीच में हमारे पास में क्या है, एयर है। 4D से 5D के बीच में हमारे पास में क्या है, एयर है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो 0 to D आपको कितनी मिलेगी वैल्यू बच्चों, एयर है तो एयर के अंदर हमने कितना अज्यूम कर रखा है, E नॉट, यानी कि 0 से लेके D तक इसको मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों E नॉट। तो 0 से लेके D कितना मिलेगा, E नॉट। ठीक है, D से लेके 2D तक अगर हम लोग बात करें D to 2D, अच्छा बच्चों यहाँ पे मुझे मिल गया एयर है तो इसको मैंने मान लिया E नॉट। D से लेके 2D तक हमारे पास में मीडियम है, और मीडियम के लिए एक ही वैल्यू कितनी गिवन है 2। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 पुट करें तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, E नॉट बाय 2, E नॉट बाय 2। अगर हम लोग यहाँ देखें 2D से 3D में वापस एयर है, कितना हो जाएगा E नॉट। अगर हम लोग बात करें 3D से 4D में कितना मिल जाएगा, E नॉट बाय 4। और अगर हम लोग वापस देखें 4D से 5D के बीच में कितना मिल जाएगा, E नॉट। यानी कि मुझे वैल्यू मिल गई E नॉट बाय 2
एंड ई नॉट बाय 4, यानी कि यहाँ पे आपने एज्यूम किया ई नॉट, तो ये वाला पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ई नॉट बाय 2 और इस पॉइंट को मैंने एज्यूम कर लिया ई नॉट बाय 4। तो 0 से लेके डी तक कितना मिल गया ई नॉट, ठीक है। डी से 2d कितना मिल गया बच्चों ई नॉट बाय 2, यानी कि डी से 2d मिल गया मुझे ई नॉट बाय 2। ओके, नाउ 2d से 3d वापस कितना मिल गया बच्चों यहाँ पे ई नॉट, तो वापस एज इट इज़ मिल गया मुझे ई नॉट, सॉरी यहाँ मुझे कितना मिल गया वापस ई नॉट। ओके, 3d से 4d कितना मिल गया बच्चों ई नॉट बाय 4, 3d से 4d कितना मिल गया बच्चों ई नॉट बाय 4, यानी वैल्यू आएगी ई नॉट बाय 4, ठीक है। और 4d से 5d कितना मिल गया मुझे ई नॉट, तो यानी कि ये वैल्यू वापस कहाँ जाएगी ई नॉट। ओके, तो यानी हर केस में अपनी जो वैल्यू वो कैसी मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिल रहा है। तो अपना जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन आएगा यानी कांस्टेंट आएगा, और ये वाला ग्राफ बन गया कुछ इस टाइप से। गॉट इट। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में, ठीक है। अब बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसके साथ में बच्चों, डिस्टेंस x के साथ में। पोटेंशियल का x के साथ में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं, यहाँ ले रहे हैं इस एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल v, इस एक्सिस पे आपने लिया v, ठीक है बच्चों। और ये डिस्टेंस को हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया एज इट इज़। तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा, ये 0 हो गया, ये x इक्वल टू डी, x इक्वल टू 2d, x इक्वल टू 3d, x इक्वल टू 4d एंड x इक्वल टू 5d। बच्चों ध्यान से देखना, मैं इस ग्राफ में आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर आपको ट्रिक्स समझ में आ गई तो कितना भी टफ क्वेश्चन आए इस टाइप से ग्राफ का, हम लोग चुटकियों में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये फॉर्मूला आपको पता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। क्या बच्चों ये फॉर्मूला पता है मुझे, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स? हाँ बिल्कुल पता है। तो मैं इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, ई इक्वल टू माइनस इंटू डी वी अपॉन डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व, स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हम लोग देखें कि वी एक्स ग्राफ का जो स्लोप आएगा बच्चों वो कैसा मिल रहा है, वी एक्स ग्राफ का स्लोप बच्चों कैसा मिल रहा है, वी एक्स ग्राफ का स्लोप मुझे नेगेटिव मिल रहा है। स्लोप कैसा मिल रहा है, यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस इंटू, यानी कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। स्लोप मुझे यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, और जब भी मेरा स्लोप नेगेटिव आएगा तो ऑलवेज जो एंगल बनता है बच्चों वो हमेशा कितना बनता है, मोर देन 90 डिग्री। कैसा एंगल बनेगा, हमेशा मोर देन 90 डिग्री। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ बात करें तो D2, अगर हम लोग बात करें 0 टू D, 0 से लेके D की बात करें अगर हम लोग, तो 0 से लेके D में अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो स्लोप बच्चों मेरा कितना आ रहा है, माइनस इंटू ई नॉट, क्योंकि 0 से लेके D में कितनी वैल्यू है मेरे पास में, E की वैल्यू है ई नॉट। ओके, अगर हम लोग बात करें D टू 2D, अगर हम लोग बात करें D से 2D की, तो D से 2D में मेरा जो स्लोप आएगा बच्चों वो आएगा माइनस ई नॉट बाय 2, ई नॉट बाय 2। अगर हम लोग बात करें 2D से 3D में तो स्लोप वापस कितना आएगा बच्चों, माइनस ई नॉट। 3D से 4D की बात करें, 3D से 4D की बात करें बच्चों, तो वहाँ पे मेरा स्लोप आएगा माइनस ई नॉट बाय 4, क्योंकि यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है, ई नॉट बाय 4। और अगर हम लोग बात करें 4D से 5D के बीच में तो स्लोप कितना आएगा बच्चों, वापस माइनस ई नॉट। ओके बच्चों, यहाँ तक ठीक है। दूसरी बात, तो ऑब्वियसली बात है, पहला मेरा स्लोप नेगेटिव, मतलब एंगल कैसा आएगा, मोर देन 90 डिग्री आएगा, ठीक है बच्चों। अब ऐसा ध्यान रखिए कि जब मेरा, ध्यान से सुनिएगा, जब मेरा स्लोप नेगेटिव आता है तो हम लोग एंगल कहाँ से अज्यूम करते हैं बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंगल लेते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इतना सा ध्यान रखें कि अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल लेते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है तो एंगल हम लोग कितना लेंगे बच्चों, एंगल हम लोग लेंगे हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, विद हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ देखिए कि यहाँ पे मेरा स्लोप कितना आ रहा है, माइनस ई नॉट। यहाँ मेरा स्लोप कितना आ रहा है, माइनस ई नॉट बाई 2। यहाँ मेरा स्लोप कितना आ रहा है, माइनस ई नॉट बाई 4। मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पे अगर मैंने एंगल कितना अज्यूम किया बच्चों, θ1, यहाँ एंगल कितना अज्यूम किया, θ2, यहाँ एंगल कितना अज्यूम किया, θ3, यहाँ एंगल कितना अज्यूम किया, θ4, और यहाँ एंगल कितना अज्यूम किया, θ5। तो बच्चों D से लेके 2D, 0 से लेके D, ओके, मतलब θ1
ये भी एयर है θ3 और ये भी एयर है मतलब θ5। तो θ1, θ3 और θ5 तीनों एयर है, मतलब तीनों के लिए जो एंगल होगा वो बच्चों कैसा होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। तो तीनों के लिए जो एंगल होगा θ1, θ3 और θ5 हमेशा क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं θ1 विल बी इक्वल टू θ2 और विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, θ5। गॉट इट। नाउ अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अब अगर हम लोग बात करें डी से 2D में, वो एंगल आपने कितना अज्यूम किया बच्चों, वो एंगल आपने अज्यूम किया है θ2। एंगल कितना अज्यूम किया आपने, θ2। और θ2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -E0/2। कितनी आ रही है, -E0/2। θ1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -E0। θ2 की वैल्यू कितनी है, -E0/2। इसका मतलब ग्रेटर वैल्यू कौन सी है यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, -E0 या -E0/2, -E0। कौन सी वैल्यू बढ़ी है बच्चों यहाँ पे, -E0/2 या -E0। यहाँ पे वैल्यू बढ़ी है बच्चों -E0/2। यहाँ पे वैल्यू बढ़ी है -E0/2। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस वाले केस में जो थीटा होगा बच्चों वो कम होगा, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ध्यान दीजिए, वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। या फिर आप इतना सा ध्यान रखिए बच्चों, सिंपल इतना ध्यान रखिए कि ये मेरे पास में θ1, ये मेरे पास में θ2 और ये वाली मेरे पास में θ3। अगर मैं एंगल ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो केवल मुझे मैग्नीट्यूड देखना है। केवल मुझे क्या देखना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखना है। तो θ1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, E0। θ2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, E0/2। और इसका मैग्नीट्यूड है θ4 का जो मैग्नीट्यूड है वो E0/4। तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो किसका है, E0 का। मतलब इस वाले केस में थीटा सबसे ज़्यादा होगा। फिर मैग्नीट्यूड है θ2 का, तो यानी इसके बाद में हम लोग लेंगे एंगल θ2 और फाइनली हम लोग एंगल कितना लेंगे बच्चों, θ4। कितना लेंगे बच्चों, θ4। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग। इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो स्लोप आएगा बच्चों, एंगल 90 ज़्यादा आएगा, यानी कि स्लोप आएगा अपना कुछ इस टाइप में। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये आपने कितना अज्यूम कर लिया, θ1। अब मैंने आपको ये कहा कि θ1 जो है वो θ2 से ज़्यादा है। मतलब θ2 का जो स्लोप होगा, θ2 का जो एंगल होगा बच्चों, वो θ1 से थोड़ा सा कम बनेगा। अगर ये एंगल थोड़ा सा कम बनेगा बच्चों, तो क्या मैं इसको इस टाइप से बना सकता हूँ। तो ये जो एंगल है बच्चों मेरा और ज़्यादा कम हो गया, θ2 जो कि θ1 से कम हो गया। ठीक है, अगर मैं θ3 की बात करूं, यहाँ पे θ3 आएगा बच्चों। अगर मैं θ3 की बात करूं तो θ1 और θ3 यहाँ पे इक्वल है। तो इन दोनों का जो एंगल बनेगा वो एज इट इज़ बच्चों वापस इक्वल बनेगा, जो कि θ1 के इक्वल होगा यहाँ पे। गॉट इट। अगर हम लोग θ4 की बात करें, इसका एंगल सबसे मिनिमम आएगा, सबसे मिनिमम। यानी कि ये तो ऑलमोस्ट कैसा दिखेगा बच्चों आपको, ये आपको ऑलमोस्ट कैसा दिखेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट लाइन दिखेगी। ठीक है, तो ये एंगल मुझे मिल गया बच्चों θ4 के लिए। और फिर वापस मुझे मिल गया θ5 जो कि θ1 के इक्वल है। तो इसका जो स्लोप होगा बच्चों वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। आया समझ में। तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया किसके लिए, पोटेंशियल वर्सेस एक्स के लिए। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, एक सिंपल सा ट्रिक है कि मेरा जो स्लोप है, आप देखिए यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है बच्चों, एयर में आपको पता है के की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो अगर आप देखें कि जब आपकी के की वैल्यू मिनिमम है, जब आपकी के की वैल्यू मिनिमम है, तो आपका जो स्लोप है बच्चों वो कैसा है, मैक्सिमम है। आपका स्लोप यानी आपका एंगल कैसा है, मैक्सिमम है। और जब आपकी के की वैल्यू मैक्सिमम है, तो उस केस में आपका स्लोप कैसा है बच्चों, मिनिमम है। तो ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल सा जल्दी से करने का सिंपल सा ट्रिक है कि सबसे पहले मुझे के की वैल्यू को देखना है। अगर के की वैल्यू मेरी ज़्यादा हुई तो स्लोप मेरा कम होगा, अगर के की वैल्यू मेरी कम हुई तो स्लोप मेरा ज़्यादा होगा। आया समझ में। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक से और चुटकियों में जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर। आइए बच्चों एक बहुत शानदार क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे, जब हमने मीडियम इंसर्ट किया है। ठीक है, अब केस नंबर 4 हम लोग ये ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि आपने जो दोनों प्लेट्स हैं उसके बीच में आपने मीडियम को इंसर्ट किया, ये आपने पॉजिटिव प्लेट एज्यूम की और ये आपने नेगेटिव प्लेट एज्यूम की। ओके, ये जो दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो आपने कितना एज्यूम कर लिया, d। बच्चों अब हम लोग यहाँ पे मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं, बट जो मीडियम है वो हम लोग यहाँ पे कैसा इंसर्ट कर रहे हैं बच्चों, डायगोनली इंसर्ट कर रहे हैं। कैसा मीडियम इंसर्ट किया हमने यहाँ पे, डायगोनली मीडियम इंसर्ट किया। तो अगर हम लोग इस डायगोनल के नीचे देखें तो इसका कांस्टेंट कितना अज्यूम किया, k1। और अगर हम लोग इसके ऊपर की बात करें तो इसका कांस्टेंट आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, k2। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके,
तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने कहाँ से उठाया है, SC वर्मा में से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको अगर सॉल्यूशन देखना है तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो लिंक है वो इसमें वीडियो के जस्ट बाद में आपको देने वाला हूं, तो आप वहां से क्लिक करके भी इसका सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।